अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ उवैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। कल का दिन पाकिस्तानियों के लिए बड़े इम्तिहान का दिन था। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ICC T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आखिर में जीत ऑस्ट्रेलिया का मुकद्दर बनी। ये जीत ऑस्ट्रेलिया का किस तरह मुकद्दर बनी, ये हम सब ने देखा। कैसे पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन्स का बेहतरीन एक टारगेट बनाया। बहुत सारे लोगों के मुताबिक वो टारगेट थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी इट वॉज अ डिफेंडेबल टारगेट। उसके बाद जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी रही। शादाब ने 4 विकेटें ली, लेकिन आखिर में एक खिलाड़ी उनका ऐसा था जिसने मैच का पांसा पलट दिया और जीत ऑस्ट्रेलिया का मुकद्दर बन गई। और यूँ ऑस्ट्रेलिया ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। 14 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। ये दोनों टीमें टकराएंगी और इन दोनों टीमों में से एक टीम होगी जो ICC T20 वर्ल्ड कप उठाएगी। पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रही, आप सब लोग भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, हमारा जो परफॉर्मेंस का मयार था वो कितना बेहतर था, क्या कोई गलतियाँ हुई या नहीं हुई, ये सारी हमने बातचीत करनी है। आप भी हमारे साथ शामिल होंगे, हम अपना तज्जिया भी देते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ट्वीट में आपको दिखाना चाहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्विटर पर अपना जो मैसेज दिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, वो आपके सामने है। बाबर आजम एंड द टीम, आई नो एग्जैक्टली हाउ ऑल ऑफ यू आर फीलिंग राइट नाउ बिकॉज आई हैव फेस्ड सिमिलर डिसअपॉइंटमेंट्स ऑन द क्रिकेट फील्ड, बट यू शुड ऑल बी प्राउड ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट यू प्लेड एंड द ह्यूमिलिटी यू शोड इन योर विंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम ऑस्ट्रेलिया। बाबर आजम की टीम के लिए इमरान खान साहब का पैगाम कि हाँ, मैंने भी इस तरह के वक्त को फेस किया है जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा खेलने के बावजूद हार जाते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा खेल पेश किया पूरे टूर्नामेंट में। हम सब ने भी यही बात बार बार की कि पाकिस्तान की टीम ने जिस तरीके से अपने जो राउंड मैचेस थे वो 5 मैचेस जीते तो वो कमाल कर दिया था। और सेमीफाइनल ज़ाहिर है वो फिर किसी का भी गेम होता है, उसमें कोई भी टीम जीत सकती है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सेमीफाइनल था उसमें इंग्लैंड बड़ी फेवरेट टीम थी, वो भी हार गई। तो इस तरह तो होता है, ये क्रिकेट है, होता है, चलता है। अगला T20 वर्ल्ड कप जो है वो बस कुछ महीनों के बाद ही है, 10-11 महीनों के बाद ही है, तो फिर उसमें हम दोबारा से मैदान में उतरेंगे। सदर मुमलिकत साहब ने भी ट्वीट की, वो भी आपको दिखाते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जो ट्वीट थी उसमें उन्होंने पाकिस्तानी टीम के लिए क्या मैसेज दिया, ये हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ट्वीट, और वो ये कहते हैं, ग्रीन शर्ट्स यू प्लेड वेल बट लॉस्ट। Congratulations to Australia, a good game of cricket. Yes, it was a very good game of cricket. और इस गुड गेम ऑफ क्रिकेट के हवाले से जब ये मैच ख़त्म हुआ है तो उसके बाद बाबर आजम ने क्या तकरीर की, अपनी टीम से क्या बातचीत की, ये हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको ये पता चले कि एक कैप्टन का माइंडसेट क्या होता है, वो क्या सोच रहा होता है। मैच हारने के बाद भी उसकी बातों में कितना दम है, ये आपको दिखाते हैं। जी दिखाइए बाबर आजम ने क्या कहा। जी, वंडरफुल स्पीच, वंडरफुल वर्ड्स। बकअप करने का यही तरीका होता है कि एक शख्स कहता है कि हमने किसी पर उंगलियां नहीं उठानी, हमने ये बात नहीं करनी कि हम क्यों हारे, क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। ये हम सब जानते हैं, हमने अपनी गलतियों से सीखना है और हमने अपनी गलतियों को सही करना है, और आगे आने वाले दिनों में हमने जो क्रिकेट खेलनी है उसमें उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ये जो यूनिट बना है, इस यूनिट को आगे लेकर चलना है। ये यूनिट बनाने की बात, जुड़ के चलने की बात, मिलकर चलने की बात, टीम की जो बात है, ये बात की बाबर आजम ने, बड़ी ज़बरदस्त बात की। इसी पर हम आगे भी बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट सहाफ़ी जनाब मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी ज़रा उनका एनालिसिस पूछेंगे। कल जो उन्होंने बातें की थी, जो प्रेडिक्शंस की थी, वो पूरी ना हो सकी। देखते हैं कि उनकी क्या राय एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल पाकिस्तान हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया और फाइनल में पहुंच गया। इस पर हम बात कर रहे हैं। मोहित शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर जी क्या हुआ?
देखें, एक तो पहले आपने बात की कि प्रेडिक्शन आपने दी, मैंने कल कोई प्रेडिक्शन नहीं आपने अपने आप को सेफ रखा था। ना कोई प्रेडिक्शन नहीं दी। वो इसलिए कि ये जब सेमीफाइनल की बात आती है ना वैस, प्रेडिक्शन बड़ी मुश्किल होती है। हाँ सही, बिल्कुल। और मैंने कल आपको कहा था ये पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल मैच होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही, हकीकत भी यही है। ये दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला बिल्कुल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ऐसी टीम पूरे टूर्नामेंट में नजर नहीं आई, पूरे वर्ल्ड कप में नजर नहीं आई। और देखें, और इससे पहले आपको ऐसी टीम कब नजर आई है इतनी जेल्ड इन और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस? देखें, मुझे नजर नहीं आई, इतनी अच्छी टीम मुझे नजर नहीं आई। देखें, हकीकत आपको और एक्सेप्ट करना चाहिए, सारे पाकिस्तानियों का दिल टूटा है, हम हारे हैं। हाँ। सेमीफाइनल आ रहे हैं, हम चाह रहे थे कि ऐसी टीम को लेके वर्ल्ड कप हम साथ लेके आए, लेकिन वो अपनी जगह। लेकिन जो टीम ने दिखाया आपको, जिस तरह क्लीन स्वीप की है, 5 आउट ऑफ 5, हर पांचों के पांचों मैच में अलग-अलग आपका मैन ऑफ द मैच बना, परफॉर्मेंस हर तरह से, हर ओपनर आपके अच्छे खेले, फखर देखें उसमें, मिडिल ऑर्डर आपका अच्छा खेला। हाँ। फखर नहीं चला था, वो कल चला। आपके बॉलर्स बड़े अच्छे चले। और ये सारा क्रेडिट मैं कहता हूं एक कप्तान को और टीम को जाना चाहिए, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी टीम बहुत आला खेली है। बिल्कुल, एक मैच आ रही, बाकी तो एक ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच आ रही, वो फाइनल खेल रही है। हाँ। न्यूजीलैंड भी एक मैच आ रही, वो भी फाइनल खेल रही है। हम चले ऐसे टाइम पे एक मैच हारे कि जहां हमें हारना नहीं चाहिए था। हमने, पाकिस्तान ने जो क्रिकेट दिखाई है वो दुनिया को ऐसी दिखाई है कि हम जैसा क्रिकेट कोई नहीं खेल सकता। ये प्रूव किया है पाकिस्तान ने। ये आप देखें, अगर टेक्निकली देखें, अगर एज अ क्रिकेटिंग सेंस में आप देखें, तो पाकिस्तान से अच्छी क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में जितनी टीम्स हैं उनमें से किसी ने नहीं खेली। अच्छा, और वो जो अनप्रेडिक्टेबल का टैग था वो हमने हटाया, बिल्कुल ये किया। हमारे ऊपर पाबंदियां थी, हमारे ऊपर जो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे वो पाबंदी, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नहीं चल रही, वो खत्म हो गया। एक चीज, हर बैट्समैन ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया थ्रू आउट। देखें, आसिफ तक देखें, नीचे तक देखें, आप सब ने कंट्रीब्यूट किया। और जो हमारे ओपनर खेले, बाबर और रिजवान, अब रिजवान का देखें, रिजवान बीमार था, रिजवान हॉस्पिटलाइज हुआ, लेकिन फिर भी वहां से निकल आया। हॉस्पिटल भी बबल में था क्या? जी, होता है ना, वही होता है। हॉस्पिटलाइज का मतलब है उनका अपना सेटअप बना होता है, और वो कोई भी होगा तो उसको यहाँ पे आप एडमिट करेंगे। 1000 रन उसने कोविड टेस्ट करते हैं, अगर कोविड टेस्ट क्लियर है तो फिर हॉस्पिटलाइज वहां पे कर देते हैं। देखें, ये सब कुछ किया पाकिस्तान ने, और इसके अलावा हारने की वजूहत जरूर होती हैं कि क्यों हम हारे, क्या कर सकते थे, क्या हम जीत सकते थे, क्या हमने नहीं किया। मेरे जो चले इस पर बात करते हैं क्या, लेकिन ये बात हाइंडसाइट में होती है ना, मतलब असल तो ऑन द डे जो गेम खेल रहा होता है वही कर सकता है, हम तो बाद में एनालिसिस बड़ी अजीब सी बातें कर सकते हैं। बस 2 अच्छे कैचेस आपका पासा पलट के रख देते हैं। बिल्कुल, एक अच्छी इनिंग पासा पलट के रख देती है, और यही हम देखते आए हैं पूरा। मोहम्मद आसिफ जिस तरह खेला, देखें कहां से उसने अफगानिस्तान के खिलाफ हमें मैच जिता दिया। 2 ओपनर आपके खेले, अकेले इंडिया के खिलाफ आपको मैच लेके चले गए। तो ये चीज़ें क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये उस दिन का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या चीज़ें हम कर सकते थे और क्या चीज़ें हमने नहीं की, चले इस पर आते हैं, क्या कर सकते थे। देखें, वैसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमने थोड़ी सी पिच को मिसरीड किया। हमें चाहिए था कि इस पिच को, इससे खूबसूरत और अच्छी पिच पूरे वर्ल्ड कप में मैंने नहीं देखी। ये वो वाली पिच थी जिसपे आप 200 रन बना सकते थे, और अगर आप पहले 10 ओवर में 71 करते हैं तो मेरा ख्याल स्कोर ठीक नहीं था। ओके, ठीक, कम था। अच्छा, हम टॉस हारे तो ये भी एक डिसएडवांटेज था ना। एक तो बड़ा सेटअप हमें हो गया कि सेटबैक हुआ जी कि पाकिस्तान टॉस हार गया। हाँ। टॉस हारने का एक हमें ये नुकसान हुआ कि हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉस जीतेंगे, हमारी इतनी अच्छी बैटिंग क्लिक कर रही है तो उस तरीके से हम चेस करेंगे। थोड़ा सा वो एक जी। अच्छा, इसके मजीद हम लेते हैं पॉइंट्स, लेकिन यासिर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम यासिर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया वन द गेम। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है व्हाट हैपेंड यस्टरडे? वजी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, इनक्रेडिबल क्रिकेट खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट है, इसमें एक टीम ने हारना और एक टीम ने जीतना है, और कोई आप लिख के नहीं लाए हुए कि आपने जीतना ही है। हाँ, छोटी मोटी जो गलतियाँ हुई हैं मैं समझता हूँ कि किसी से भी हो सकती है। इट वाज़न्ट हसन अलीज़ डे यस्टरडे, आई मस्ट से। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को जिस
इतने अच्छे स्कोर में जो लेके आए रिजवान फ़खर, हैट्स ऑफ टू हिम। रिजवान 2 दिन तक हॉस्पिटल में था मैच से पहले, तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त कैरेक्टर शो किया उसने पूरे टूर्नामेंट में। और पॉजिटिव्स बहुत हैं, लेकिन हम हार गए एट द एंड ऑस्ट्रेलिया से। इस चीज़ का अफसोस है, लेकिन जो किरदार अदा किया है हमारी टीम ने वो काबिल मिसाल है और उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, ये जो बाबर ने जो बात की कि हमारा जो एक यूनिट बन गया है, ये यूनिट हमें आगे लेकर जाना है, इस यूनिट में आपको सबसे अहम किरदार किसका नज़र आता है एज अ टीम बिल्डिंग? क्योंकि जब हम बात करते हैं कैप्टन की, तो वो तो कैप्टन का तो रोल है, लेकिन कोचेस का कितना रोल है, क्योंकि ये तो नए कोचेस हैं। देखें, बिल्कुल जब यूनिट की बात करते हैं तो सबसे पहला किरदार तो कैप्टन का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट का होता है, आपके कोचेज होते हैं। और ये जो मैनेजमेंट है, दिस इज़ नॉट देयर फर्स्ट टाइम। सकलैन भाई जो है वो काफ़ी अरसे से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम कर रहे हैं। शाहिद असलम है, वो काफ़ी अरसे से 10-12 साल से टीम के साथ हैं। और आई थिंक कि बिल्कुल अब टाइम आ गया है कि अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप लें, बाबर को हम फुल कमांड दें। और माशाल्लाह जिस तरह वो उसने परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह का वो प्लेयर है, तो अच्छे प्लेयर्स को अपने अराउंड बिल्ड करें। अब 2 प्लेयर्स हैं हमारे, हफीज़ है और शुएब मलिक है। इन्होंने अपना किरदार अदा कर दिया है। अब यंगस्टर्स को लेके आए, यंगस्टर्स को पुट करें। इफ्तिखार अहमद है, इसके अलावा और प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, उनको साथ कैरी करें। मेरे ख्याल से देखें, अच्छा खेलना चाहिए। आप जब खेलो तो आप अच्छा खेलो, पूरी कौम कहे कि यार आपने अच्छा खेला। पैथेटिक परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी हो। इज्जत से हारना जिसको हम कहते हैं ना, लड़के हारो, हम लड़के हारे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मुनीर शाह साहब, जो बात आप कह रहे थे, वो जो फैक्टर्स थे कि एक तो हम ब्लेम कर रहे हैं हसन अली को, सारी कौम जो है वो ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे आदि लगी हुई है कि जी हसन अली ने मैच छोड़ दिया, हसन अली ने मैच छोड़ दिया, वो कैच नहीं छोड़ा, मैच छोड़ा। बट कभी कभी ये दिन नहीं होता है। देखिए वैसे बात यह है कि आप एक गलती से हारते नहीं इतना बड़ा मैच, गलतियां 2-3 होती हैं हमारी। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी हमारा एक था कि हमने पिच को वो उस तरीके से रीड नहीं किया कि हमें ये पिच कितने रन्स की है। ठीक है, आप सब कहते हैं जी 176 बड़ा स्कोर है। मेरे ख्याल में 176 इस पिच पे, इस स्ट्राइक पे बड़ा स्कोर नहीं है। 200 कम से कम इस स्ट्राइक पे होना चाहिए था, और 200 हो सकता था अगर पाकिस्तान लास्ट 10 ओवर्स में 105 स्कोर कर सकता है, तो पहले 10 ओवर्स में भी 100 स्कोर कर सकता है। पाकिस्तान ने 71 किया पहले 10 स्कोर। बिल्कुल। और दूसरा आपका जो एक उनका वीक लिंक था ना जी, 5वां बॉलर उनका था वीक लिंक। हाँ। जिसमें मैक्सवेल ने किया और मिचेल मार्श ने किया एक ओवर, वो उसको हमने 4 ओवर को 31 स्कोर किया उनके वीक लिंक पे, वो नहीं। हेजलवुड को तो हम 40 सुपर स्कोर बड़ा मारा हमने, 49 और उसके एक पार्ट टाइमर्स को जो कभी कभी बॉल करते हैं, उनको हमने 4 ओवर 31 रन के खेले। वो बात थी कि आपको वहां थोड़ा सा अटैक करना चाहिए था उनको, जो हमने नहीं किया। अब इसके अलावा क्या हुआ जी? इसके अलावा ये हुआ कि जब आपने बॉलिंग में अपनी स्पिनर्स की आपके पास जो रिसोर्सेज थे वो फुली यूटिलाइज नहीं किए। हम सब समझते हैं, हफीज, शोएब, जी सब समझते हैं ना। देखें, ऑस्ट्रेलिया का जो प्लस पॉइंट है, जो स्ट्रांग पॉइंट है, फास्ट बॉलिंग खेलना। बिल्कुल। उनके जो मुल्क में इतना ज़्यादा फास्ट बॉलिंग की एक, और उनकी पिचेस इतनी तेज़ हैं कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं होता उनके बैट्समैन को फास्ट बॉलिंग को खेलना। वो कहाँ से फंसते हैं? वो फंसते सिर्फ हैं स्पिनर से, अच्छे स्पिनर से। शादाब को देखें कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की। और हमाद वसीम को जब आपने तीसरा ओवर दिया, उसने अराउंड 6 रन दिए, तो उसको चौथा ओवर उसका गया किधर? हाँ। मुझे तो वो समझ नहीं आई। हफीज का जो एक बॉल था उससे उसकी छूट गया। देखें, बॉल आपको हाथ से छूट जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। उस पर छक्का पड़ा आपको, बाकी उसने 6 बॉलों पे सिर्फ एक सिंगल दिया। और ये पहले तो 9 बॉल होता था, ये तो अब 2 साल पहले गालिबन ये रूल चेंज हुआ है। 2017 के बाद ये चेंज हुआ कि आप पहले तो इस तरह भी बॉल हो सकता था जी। 2017 के बाद चेंज हुआ कि 2 टिपे पे आप जो है वो 9 बॉल होगा। वो चेंज हो गया, चलें, लेकिन उसके हाथ से छूट गया। अब मुझे बताएं कि वो 6 बॉल्स पे 6 रन बन गए। अब हफीज को बाद में नजर ही नहीं आए। बिल्कुल नहीं नजर आया। अब अगर हसन अली अच्छी बॉलिंग नहीं करा सकता और थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं कराए, देखें होता है, दिस इज द फैक्ट
कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हसन अली में वो पोटेंशियल नज़र नहीं आया कि ये T20 के बॉलर हैं। एक्सेप्शनल प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल देखें जी, बड़े अच्छे हिटर हैं वो, वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट मैच के अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट वहाँ पे थोड़ा इनको प्रॉब्लम है। उनकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है। उनकी बॉलिंग में या तो आपको एक्सेप्शनल स्पीड होनी चाहिए, आप 145 अराउंड आप क्लिक करते हैं तो फिर ठीक है आप, या फिर बहुत एक्सेप्शनल वेराइटीज होनी चाहिए आपके पास। वो दोनों चीज़ें हसन अली के पास मेरा ख्याल है नहीं है, इसलिए ही इज़ नॉट अ जेन्युइन T20 बॉलर। ये माइंड में रखना उनके ऊपर थोड़ा सा हमें जो है वो करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको वैसे मैं बताऊं कि जब आपके साथ कोचेज एट द 11th आवर जाके जुड़ते हैं ना, तो उनके आपके टीम के पोटेंशियल नज़र नहीं होता। मतलब किस प्लेयर में कितना पोटेंशियल है, ये प्लेयर किधर हमें काम आ सकता है, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई। कि चले हेडन ने आपको ज्वाइन किया, फ्लेंटर ने आपको ज्वाइन किया, इवन सकलेन मुश्ताक ज़रूर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे, लेकिन टीम के साथ इतना ज़्यादा अटैच नहीं रहे। बहुत एक्सेप्शनल बॉलर थे अपने ज़माने के, बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कैरी करके आप चलते हो, मैं तो यही समझता हूं कि मिसबा को और वकार यूनुस को टीम के साथ होना चाहिए था टिल द वर्ल्ड कप। उसके बाद परफॉर्मेंस पे उनका आप डिसाइड कर देते कि ये चल सकते हैं आगे या नहीं चल सकते। बिल्कुल सही, ये एक की पॉइंट आपने दिया। यासिर भाई आपकी तरफ आखिरी सवाल लेकर आऊँगा। फाइनल, यासिर भाई जो है वो हमारे साथ, आई थिंक उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। फाइनल की अगर हम बात करें, कोई प्रेडिक्शन होगी या नहीं होगी? लेकिन प्रेडिक्शन इसलिए थोड़ा सा फाइनल में नज़र आता है कि जिस तरह एक्सेप्शनली खेले हैं कल ऑस्ट्रेलिया, उनको हराना अब न्यूजीलैंड के लिए इतना आसान नहीं। न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अब इतनी, पाकिस्तान को हराने के बाद जो उनको बूस्ट मिला है, शायद इतना आसान ना हो न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया को हिलाना और शेक करना। मतलब इट कैन बी एनीबॉडीज गेम। मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप नाउ। ओके ठीक है। अगर वार्नर जो है वो दोबारा से अपनी वो वाली गलती नहीं देखिए, वार्नर का अगर वार्नर रिप्ले लेते सही। अच्छा यासिर भाई हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं। यासिर भाई आपको क्या लगता है, ये जो वार्नर था उसने रेफरल क्यों नहीं लिया? वो तो बेचारा अपने आप को आउट समझता रहा, लेकिन वो आउट नहीं था। ये कैसा मौका होता है एक खिलाड़ी पर? यार ये बिल्कुल मुझे भी समझ नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ उसमें, वो आया नहीं हॉकाई में और वो आउट हो गया। वो तो कमाल ही हो गया। वैसे अल्लाह की मदद थी। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं बिल्कुल अल्लाह की मदद सही है। लेकिन ये है कि अब अगर मैं आपसे फाइनली ये पूछूं कि पाकिस्तानी टीम पर हमारा कॉन्फिडेंस तो बहाल हो गया है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, जो आगे बांग्लादेश की सीरीज़ है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड भी कुछ बातें कर रहा है, तो ये सारे जो मामलात हैं, आपको कहाँ लगता है पाकिस्तान की टीम इस वक्त दुनिया में कहाँ पर खड़ी हुई है? आई थिंक राब्ता जो है वो दोबारा से मुनक़ता हो गया है। सर आपकी तरफ देखिए, अब बांग्लादेश पाकिस्तान ने जाना है, वहीं से चले जाना है बांग्लादेश के बाद वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान आना है, और पूरा सीज़न आगे लंबा है। पाकिस्तान का ऐसी कमिटमेंट्स हैं कि इट विल टेक देम टू नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप। और फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा, सही दोबारा आ जाएगा। ये पिछले वर्ल्ड कप 2 साल 4 साल हमें नहीं मिला, ऊपर नीचे हमें। ये इतने दिन के थोड़े से वर्ल्ड कप का फायदा क्या, 10-11 महीने का वर्ल्ड कप करने। देखिए 2009 में जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, 2010 में फिर हो गया था। हाँ, फिर हो गया था, बिल्कुल फिर हो गया था। तो ये तो खैर कोविड की वजह से डिले हो गया वर्ल्ड कप, सारे इंटरनेशनल इवेंट्स ही डिले हो गए। एक आध साल डिले कर देते, जो भी टीम जीते वो खुश हो जाए, जरा 2 साल वर्ल्ड कप रखे। अभी एक तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को एक परमानेंट कोचेस का अभी से कोई जो भी सिलेक्शन हो वो कर दें, ताकि एट द 11th आवर इनको ये डिसीजन न करने पड़े। कोच को लंबा अरसा, आपने अभी बात की, आपने देखा बात की लैंगर की बात की जो है, बिल्कुल उनको तो 3 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया, 2018 से 3 साल से ज्यादा हो गया ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ। जितना आप ज्यादा अरसा टीम के साथ रहते हैं, उसमें हर प्लेयर का पोटेंशियल पता होता है कि अगर हम नवाज को कैरी कर रहे हैं, क्या नवाज इस दुबई की विकेट पे इफेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल। और मेरा ख्याल है नवाज जैसा बॉलर जो है ना जी, इफेक्टिव इसलिए हो सकता है कि आप उसकी PSL की परफॉर्मेंस 2 साल पहले की जाके देख लें। हाईएस्ट विकेट टेकर था, बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी थी एज अ बॉलर। वो जैसा बॉलर आपको इन पिचेस पे चाहिए था। हम यूटिलाइज नहीं कर सके। हमने फैसला कर लिया जी, विनिंग कम्बिनेशन को चेंज नहीं करना। हालांकि अगर आप 15 साथ लेके जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको चाहिए होती है। कहीं ना कहीं आप अपने फिट करके प्लेयर को देखें कि ये यहाँ पे क्या क्या परफॉर्म कर सकता है।
मतलब ये भी लेकिन एक थ्योरी है कि जब आपकी टीम जीत रही होती है तो फिर आप कहते हैं क्या जरूरत है चेंज करने की? ठीक है, सही। अच्छी टीम के खिलाफ अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा चांस नहीं है, यहाँ तो आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप खेल रहे थे, सही। तो स्पिनर आप नहीं समझते कि एक्स्ट्रा स्पिनर या स्पिनर से हमें ज्यादा यूटिलाइज स्पिनर को करना चाहिए था? मेरे ख्याल में करना चाहिए था। और जो क्रिकेटिंग सेंस बनती है यहाँ पे वो यही है कि आपको मैक्सिमम उनको स्पिनर को खिलाना चाहिए था। बट वी हैव फेथ इन आवर टीम नाउ जी, वी हैव फेथ इन आवर टीम नाउ एब्सोल्युटली एंड वी नो दैट वी आर ऑन टॉप। मार्वेलस जॉब, दे हैव पुट अप अ रेजोल्यूट शो एंड फैंटास्टिक शो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। ये नहीं है, देखिए जो भी आप डिसीजन होता है, गलतियां तो आप करते हैं और गलतियों को निशानदेही करनी चाहिए, लेकिन दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। What we have seen from Pakistan, they have played wonderfully well. और मैं नहीं समझता कि कोई क्रिकेटिंग टीम ऐसी है जिसने इतना अच्छा डिस्प्ले किया और जितना पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान से खेलते हुए हर टीम डरती थी। और कल रात को आपने नहीं देखा जिस तरह जश्न ऑस्ट्रेलियन मना रहे थे कि हमें, उनको तो एतबार ही नहीं था कि वो पाकिस्तान को हरा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मेरा ख्याल है बड़ी बात होती है कि आप पाकिस्तान जैसी टीम को, जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं मिलता अपने मुल्क में, वो जाके इस तरह की परफॉर्मेंस दें और इस तरह दुनिया को हिला के रखते हैं अपनी परफॉर्मेंस। दिस इज टीम पाकिस्तान जी, दुनिया को हिला कर रख दिया अपनी परफॉर्मेंस से। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। और जाते जाते एक वीडियो है छोटी सी जिसमें आपको हसन अली नज़र आएंगे और हसन अली का जो जज्बात हैं वो आपको उनके चेहरे पर नज़र आ रहे हैं कि जब उनसे कैच छूटा तो फिर शोएब मलिक ने आकर उन्हें बकअप किया, और फिर जब मैच हम हारे तो उसके बाद जब टीम बाहर निकल रही थी तो हसन अली के चेहरे पर जो जज्बात थे वो ज़रा प्लीज़ दिखाइएगा। प्रोड्यूसर साहब प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा अगर लगाएं आपके सामने, तो हसन अली जो है वो ये देखें, ये जो चेहरा है ना, ये पाकिस्तानी स्टार का चेहरा है, पाकिस्तानी खिलाड़ी का चेहरा है। आंखों में उनकी आंसू हैं और उन्हें पता है कि उनसे गलती हुई है। फैंस जो हैं ज़ाहिर है वो तो अपना सर पकड़ के बैठते हैं, लेकिन हमारी कौम के अंदर वो जज्बा नहीं है जैसे इंडिया ने किया था मोहम्मद शामी के साथ या कोहली के साथ, जिस तरीके से किया, उसकी बेटी को रेप की धमकियां तक दे दी, ये वो इतना ज़्यादा जज्बात। हमारे जो सुपरस्टार्स हैं उनमें हसन अली शामिल है, वो बड़ा ज़बरदस्त खेलता रहा है। इट वॉज नॉट हिज डे, मे बी नॉट हिज टूर्नामेंट, ये भी कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हसन अली को जो है वो बिल्कुल डिसोन कर दें कि नहीं जी हसन अली तुमने जो है वो सब काम ख़राब कर दिया और सारी उंगलियां उसकी तरफ खड़ी हो जाएं। जिस तरह शोएब मलिक उसके साथ खड़ा हुआ था और क्राउड ने चीयर किया उस चीज़ को, क्राउड ने जो है बड़ी तालियां बजाई उस वक्त जब शोएब मलिक ने आकर उसको बकअप किया, तो हम भी हसन अली के साथ खड़े हैं, पूरी पाकिस्तानी टीम के साथ खड़े हैं। यू गाइज हैव डन एक्सेप्शनली वेल एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। और जाते जाते वो जो महविश हयात साहब हैं वो भी कल मैच देख रही थी, तो मैच के बाद उन्होंने क्या कहा ये भी आपको दिखा देते हैं। ये हैं सारे पाकिस्तान के जज्बात। कोई बात नहीं, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। We love you Pakistan cricket team, we love you forever. We love you Pakistan cricket team, we love you forever। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से जो कि एक बाइक राइडिंग कंपनी में बाइक राइडर के तौर पर काम कर रही हैं। एक खातून को क्यों ज़रूरत पेश आई ये काम करने की, कैसे वो ये काम कर रही हैं, कैसे अपना और अपने घर वालों का हाथ बटा रही हैं पेट पालने में, ये सारी बातें हम करेंगे। रोबिया नदीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रोबिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। रुबिया साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो मोटरसाइकिल चलाना और जो बाइक राइडिंग सर्विस ने आपने बाइक राइडर के तौर पर शमूलियत इख्तियार की, इससे अपना आप घर चला रही हैं, ये कैसे आपने सिलसिला शुरू किया? जी मुझे ना बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया बाइक चलाना। तो उसके बाद थोड़े से यानी कि बच्चों को स्कूल वगैरह लाना ले जाने के लिए मैंने सीखी है। उसके बाद मुझे लॉन्ग ड्राइव का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं दूसरे शहरों में बाइक पे ही जाती हूँ। तो अब थोड़े से जो हैं वो फिनंशियल प्रॉब्लम्स आए, तो मैंने कहा कि बाइक चलानी तो आती है, तो वो ये मैंने बाइकिया के साथ खुद को रजिस्टर्ड करवा लिया। ओके, तो आपके जो शौहर हैं वो क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड की सब्जी मंडी में दुकान है। अच्छा, और आपकी तालीम कितनी है? और आपने जब काम शुरू किया तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आपने सिर्फ इसी ऑप्शन का इंतखाब किया?
तालीम मेरी FA है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में मैं पहले जॉब करती रही हूँ। लेकिन ये है कि आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो कोई ख़ास सैलरी नहीं देते हैं, तो उसमें ये है कि इसमें बंदा अपनी मर्ज़ी का काम करता है। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप अपनी राइड लेते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप नहीं लेते हो। और मैं जो हूँ बचपन से मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ कि मैंने अपनी मर्ज़ी करनी होती है, और ये काम भी बंदा अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आप काम करती हैं इसमें आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं जब फ़ोन पर तो वो राइड ले लेते हैं आपकी जो मर्द हैं? नहीं, हमारे मुआशरे में पता नहीं क्यों गलत जो है वो पेश किया जाता है कि जी मर्द जो हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे के, मेरे लाहौर के मर्द हजरात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त देने वाले हैं। और मैंने जब से ये राइड लेनी स्टार्ट की है तो तकरीबन 20% जो होते हैं ना वो जो है वो कैंसिल कर देते हैं किसी रीज़न की वजह से कि हम फीमेल के पीछे बैठना जो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो 80% है वो मेरे साथ राइड भी करते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सही। तो जब आपने बाइक चलाना शुरू की तो आपको किसी ने मना नहीं किया कि ये काम ना करो, कोई और काम करो? नहीं, हस्बैंड ने पहले स्टार्ट में ये कहा कि आप ना ये बाइकिया में जो है ना आपने सिर्फ फीमेल राइड्स ही लेनी है, मेल्स नहीं लेने। तो मैंने कहा इशू कोई भी, इसमें कोई भी इशू नहीं है। जब वो जो मेल्स भी मेरे पीछे बैठेंगे तो वो डिस्टेंस में बैठेंगे ना। तो उन्होंने 1-2 दिन थोड़ा सा नाराज़ रहे हैं, और मैं उनकी लाडली बीवी हूँ तो वो मेरी हर बात मानते हैं। तो मैंने उनको राज़ी कर लिया था, और ख़ानदान वालों में से मेरे ख्याल में जब मेरे हस्बैंड को कोई एतराज़ नहीं है तो किसी और को होना भी नहीं चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो आपने कहा ना कि मैं उनकी लाडली बीवी हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप दोनों का प्यार मोहब्बत इसी तरह कायम रखें। ये बताइए, जो मास्क आपने पहना हुआ है इसके पीछे क्या राज है? ये मास्क जो है ये अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं। बचपन में मैं देखती थी वो बिजली के जो खंभे होते हैं ना उनके ऊपर लिखा होता था खतरा 440 वोल्ट, और वो डेंजर सा बना होता था ढांचा सा। तो वो मुझे ना बहुत ज़्यादा, यानी कि बच्ची थी तो मेरे माइंड में ये था कि ये जो है इससे दूर रहना है, कि इसके ऊपर लिखा गया है कि 440 वोल्ट अगर आप हाथ लगाओगे तो जाहिर बात है आप जान से जाओगे। तो ये भी इसीलिए कि थोड़ा सा ना जो है इम्प्रेशन जो है कि लोगों को पता चले कि मास्क लगाया हुआ है, तो अगर कुछ बुरा करने के बारे में खुदा ना खास्ता सोचे तो नताइज अच्छे नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप आगे क्या करना चाहती हैं, क्या इरादे हैं? मसला ये है कि मैं जब से मैंने बाइक सीखी है मेरा यही है कि जो स्कूल्स या कॉलेजेस में जाने वाली लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ट्रेनिंग स्कूल खोल सकूँ, लड़कियों को मैं बाइक चलाना सिखाऊँ। और जो अपने मुल्क का जो है लोगों ने कुछ दुश्मन अनासिर ने जो है वो गलत जो पेश किया हुआ है कि नहीं ये पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, ये मैं दुनिया को दिखा चुका हूँ कि मेरा मुल्क बहुत ज़्यादा पुरअमन है। और इसी हवाले से मैंने अपना YouTube चैनल भी बनाया हुआ है बाइकर क्वीन। उस पर मैं अपनी वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन, और अपलोड करती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन। और स्नैक वीडियो पे भी मैं यही कि मेरे मुल्क का जो है वो अच्छा तासुर पेश आए, लोगों को अच्छा तासुर जो। यानी आप अपने काम से खुश हैं, मुतमईन हैं? जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, मुतमईन भी हूँ, और मेरी कंपनी भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करती है। ज़बरदस्त। और बहुत सारी ख़वातीन जो माली मुश्किलात की वजह से बिल्कुल थक हार कर बैठ जाती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो जो है ना वो अक्सर अगर टीवी देखती है ना तो वो ये देखें कि आता है ना वक्फा डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत है। डरना नहीं चाहिए, मुश्किल हालात का मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल, डरना नहीं चाहिए, डर का मुकाबला करेंगे तो ही जीतेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। रुबिया नदीम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बाइक राइडिंग कर रही हैं, ख़वातीन के लिए भी मिसाल बन रही हैं, अपने घर वालों का जो है वो हाथ भी बटा रही हैं। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान के मारूफ एक्टर और प्लास्टिक सर्जन फहद मिर्ज़ा ने गुज़िश्ता दिनों एक बात की कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग गोरा होने के कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। ये बात तो उनकी कुछ हद तक दुरुस्त भी है। हमने सोचा कि उनको अपने प्रोग्राम में दावत दें और उन्हीं से पूछें कि इस हवाले से जो है वो क्या उनका मौक़िफ़ है। फहद मिर्ज़ा साहब इस वक्त अपने किसी प्ले की शूट पर हैं, वहीं से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप उवैस? आई होप यू वेल।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइए, ये जो गोरा होने के हवाले से आपने बात की कि पाकिस्तानी सोसाइटी की एक बड़ी अफसोसनाक हकीकत है ये, हम लोग गोरा होना चाहते हैं, तो प्लास्टिक सर्जन होने की हैसियत से आपके क्या एक्सपीरियंस रहे इस हवाले से? यार अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में और एट अ लार्जर एक्सटेंट इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही बिकॉज अंग्रेज जो हमें हुकूमत करके गए तो हमें कॉम्प्लेक्स छोड़ के चले गए कि अंग्रेज जो है वो हमसे सुपीरियर है जेनेटिकली, कि उसको अल्लाह ने बनाया सुपीरियर और हम बनाए इंफीरियर गए। तो आई थिंक इसीलिए उन्होंने 200-250 साल 20,000 की फौज ने लाखों अरबों लोगों के ऊपर रूल किया, इसी तरह मेंटल स्लेवरी में डाल के। और आई थिंक उस कॉन्सेप्ट के अभी भी हमें हैंगओवर्स और लेफ्ट ओवर्स नजर आ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, लेफ्ट ओवर्स नजर आ रहे हैं कि अभी भी हमारी सोसाइटी में जिसका रंग गोरा है उसको एडवांटेज है। जब औरतें अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बेटों की शादी के लिए जाती हैं तो उनको गोरी लड़की चाहिए, और जिस लड़की का रंग हसीन तरीन लड़की है, जिसका रंग सांवला है, उसको गोरा होना है। बट मैं लोगों को ये समझाता हूँ बिकॉज ब्यूटी मेरा काम है और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ब्यूटी इन नेचर। तो मैं आपको बताऊं कि खूबसूरती का रंग से कोई ताल्लुक नहीं है। 50% ऑफ ब्यूटी स्किन, और स्किन की खूबसूरती रंग से नहीं होती है, उसके टेक्सचर से होती है, उसके लाइट फ्लो से होती है, स्किन के ग्लो से होती है। अब बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इतनी हसीन लड़कियां जो इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं वो अपना हुस्न देख ही नहीं सकती बिकॉज उनको लगता है वो गोरी नहीं है। तो जो लोग आपके पास आते हैं उनकी डिमांड्स क्या होती हैं? स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जो लोअर क्लास से जो लोग आते हैं ना, लोअर मिडिल क्लास से, ज्यादातर उन लोगों को अपने रंग से प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज अपेरेंटली बहुत सारी उनकी जो रिश्ते के लिए औरतें आई होती हैं उनको रिजेक्ट करके चली गई होती है, उनका रंग गोरा नहीं है। सो फिर वो बेचारी आती है कि हमारा रंग गोरा कर दें। एंड प्राइमरली दिस इज समथिंग दैट मुझे बहुत ज्यादा नजर आता है अपने काम में, और बहुत सैड भी है बात। बट बड़ा ये ज़ाहिर कर्ब का मामला होता है किसी भी खातून के लिए कि उसको रिजेक्ट करके लोग चले जाए, बहुत बहुत बुरा मामला है ये। लेकिन ये गोरे होने वाला मामला सिर्फ खवातीन में है या लड़के भी गोरा होना चाहते हैं? लड़के भी यही चाहते हैं कि वो भी गोरे हो जाएं, लेकिन लड़कों के लिए इतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा होता है, वो अपने शौक के लिए गोरे होते हैं या कोई पसंद उनको करना चाहते हैं तो उसके लिए गोरे होते हैं। बट उनके लिए इतना पेनफुल प्रोसेस नहीं है जितना औरतों के लिए पेनफुल है। हाँ, वो पेनफुल प्रोसेस जो है वो खवातीन के लिए वाकई बहुत ज्यादा, एक रिजेक्शन के फेज से गुजरना क्या उनका मुराइल हो जाता होगा जब उनको बार बार रिजेक्ट किया जाता होगा। इतनी पढ़ी लिखी केपेबल इंजीनियर डॉक्टर लड़कियां जो इतनी अमेजिंग केपेबल और हसीन है, लेकिन चूंकि कोई और आदमी ने आके उनको बोल दिया कि तुम गुड इनफ नहीं हो, इसलिए कि तुम्हारा रंग ऐसा, रंग थोड़ी इंसान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, वो भी इतना हसीन बनाया है। बट हमारी सोसाइटी की असल में मसला हम में नहीं है, मसला हमारे देखने, हमारे नजरिए में और हमारी सोसाइटी में। बिकॉज वो गोरे रंग का एक कॉम्प्लेक्स अंग्रेजों ने डाल दिया था, अब वो अभी तक चल रहा है। बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि अब आप देखिएगा आने वाले चंद सालों में ये खत्म हो जाएगा, बिकॉज अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हम किसी अंग्रेज से कम नहीं। अब जो पाकिस्तानी दुनिया भर में गए उन्होंने अपना लोहा दुनिया भर में मनवा लिया है। बिल्कुल सही बात है। असल ये जो कलर ऑफ द स्किन है इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल तो बात ये है कि आपके जहन में क्या है, आपका दिल कैसा है, ये बात है असल। और हम जो है वो रंग के पीछे पागल हुए हैं। मुझे अभी एक और चीज़ याद आई कि वो जो वाइटल साइंस जो ग्रुप था उसने गाना भी गाया था, गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना। फिर उसके बाद उन्होंने एक और गाना गाया, वो सांवली सलोनी सी महबूबा, वो शायद कवर किया था उन्होंने उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए ना, बॉटम लाइन ये है कि फैक्ट तो है ये, द फैक्ट कि गोरे रंग से फायदा होता है ये तो आपके सामने ही है। आप जब गोरे होते हैं तो लेट्स से इवन अगर आप एक्टिंग की फील्ड में भी देख लें, अगर आप गोरे हैं तो आपको एक एडवांटेज है। आप अपने काम में भी देख लें, अगर आप गोरे हैं तो आपको एडवांटेज है। सो बिकॉज अभी हमारी सोसाइटी बाय एंड लार्ज गोरे रंग को बड़ा वर्शिप करती है, तो अभी तो इसके फवाइद 100% है। लेकिन आगे जाके इवेंचुअली इन द फ्यूचर इंशाल्लाह हम अपने आप को और एम्ब्रेस करना सीखेंगे, अपनी ताकतों को जानना सीखेंगे और जो अल्लाह ने हमें दिया उसको अप्रिशिएट करेंगे। जब वो वक्त आएगा इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे पाकिस्तानी लोगों का कॉन्फिडेंस और जिस तरह हम शाइन करते हैं वही बदल जाएगा। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। और मैं एक और चीज़ ये भी पॉइंट आउट करता चलूँ कि जो वेस्ट वाले हैं वो टैन होने के चक्कर में आजकल ये बिल्कुल वही होता है ना, जो गोरा लड़का होता है उसको सांवली लड़की पसंद आती है, जो सांवला लड़का होता है उसको गोरी लड़की पसंद आती है। तो यही होता है कि जो आपके पास होता है आपको दूसरा चाहिए होता है। ये तो इंसान की कंडीशन है, ये तो बाबा आदम के जमाने से चलता आ रहा है और आई गेस चलता ही रहेगा। और जिंदगी की खूबसूरती भी यही है कि इतनी अल्लाह ने डाइवर्सिटी बनाई। अल्लाह ताला कुरान में खुद कहता है कि अगर मैं चाहता तो मैं सबको एक जैसा बना देता,
लेकिन हमने सबको मुख्तलिफ मुख्तलिफ बनाया है। और यही अल्लाह का हुस्न है कि वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है कि उसने इतने इतने डिफरेंट किस्म के लोग, कल्चर, चीजें बनाई हैं। तो आई गेस हम सबको इसको एम्ब्रेस करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। गोरा रंग भी अच्छा है, सांवला रंग भी अच्छा है। जिसके पास जो है वो उसको एंजॉय करे, जो नहीं है उसको एक्वायर करे। वाह 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 वाह, क्या बात की। जिसके पास जो है उसको एंजॉय करे, एम्ब्रेस करे और उस पर कॉन्फिडेंट रहे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, फाद मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। दुनिया भर से कुछ खास स्टोरीज़ जमा की हैं आपके लिए, वो आपको बताते हैं। पेरू के सदर पेड्रो कैस्टेलो ने सदारती जो जहाज़ है उसको बेचकर इस रकम को सेहत आमा और तालीम के निज़ाम पर ख़र्च करने का ऐलान किया है। सदर जो है पेड्रो कैस्टेलो, उन्होंने इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अख्ताम पर ख़िताब में कहा कि वो अवामी नुमाइंदों की फ़र्स्ट क्लास में सफ़र पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि रवां बरस जून में ये पेरू के सदर मुंतखब हुए थे, लेकिन अपोजिशन के एतराज़ात की वजह से नताइज ताख़ीर का शिकार हो गए थे। तो पेरू के जो सदर हैं पेड्रो कैस्टेलो, उनके लिए पुराने सदारती जहाज़ बोइंग को बेचना आसान नहीं होगा, क्योंकि पेरू के साबिक जो सदर थे एलन गार्सिया, उन्होंने भी इस जहाज़ को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। इसकी एक वजह तो ये थी कि ये पुराना जहाज़ जो है उसकी कीमत ज़्यादा थी। पेरू के जो साबिक सदर थे वो इस पुराने जहाज़ को $18.5 मिलियन में फ़रोख्त करने के ख्वाहिशमंद थे, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे। और साबिक सदर एलन गार्सिया ने इस वक्त जहाज़ को बेचने का फ़ैसला किया था जब शराब के नशे में धुत कुछ सरकारी एहलकारों ने इस जहाज़ में स्पेन में सफ़र किया था। और इस जहाज़ को साबिक सदर एल्बर्टो फोजिमोरी ने 90 की दहाई में ख़रीदा था। अब अगर ये जहाज़ इस बार बिक जाता है तो इससे हासिल होने वाली तमाम रकम बच्चों की तालीम और सेहत पर खर्च की जाएगी। ये पहली खबर थी। अगली खबर देने से पहले हम आपको ये भी याद दिला दें कि हमने भी बहुत सारी चीज़ें बेची थी। हमने भी बड़ी चीज़ें बेची हैं जी। इस हुकूमत के आते ही बहुत सारी चीज़ें बेची गई थी। अब उसका क्या हुआ ये अल्लाह जानता है, वो कितना इफेक्टिव रहा मामला या कितना नहीं रहा। बहरहाल जी, अगली खबर की तरफ आते हैं। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नाम शामिल किया गया और वो नाम किसका है? 21 दिन का हमल। जी बिल्कुल, अमेरिका में सिर्फ 21 हफ्ते के हमल के बाद पैदा होने वाले नौज़ायदा बच्चे को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह बच्चा गुज़िश्ता साल अमेरिकी रियासत अलबामा के शहर बर्मिंघम में पैदा हुआ था और पैदाइश के वक्त उसका वज़न 1 पाउंड से भी कम था। 14.8 औंस था कोई तकरीबन। कर्टिस उसका नाम है। 16 महीने का हो गया ये बच्चा और ये एक नया रिकॉर्ड है। ज़िंदा रहने की 1% से भी कम उम्मीद थी और उस उम्मीद के साथ कर्टिस इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रहा। 3 माह के बाद कर्टिस को वेंटिलेटर से हटाया गया और फिर रवां बरस अप्रैल में हस्पताल से रुखसत मिली। यूँ वो 275 दिन तक हस्पताल में रहा। और आमतौर पर हमल की जो मुकम्मल मुद्दत है वो 40 हफ्ते होती है और यूँ कर्टिस तकरीबन 19 हफ्ते पहले पैदा हुआ था और उसके 3 बड़े बहन भाई हैं और अभी भी उसे इजाफी ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। खुराक की नाली भी उसको लगाई गई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना यह है कि उसकी सेहत अच्छी है। और कर्टिस से पहले जल्द पैदा होने का रिकॉर्ड विस्कॉन्सिन के एक बच्चे रिचर्ड हिचिनसन के पास था, जो 21 हफ्ते और 2 दिन के हमल के बाद पैदा हुआ था और वो रिकॉर्ड अगले 34 बरस तक कायम रहा था। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड जो था वो कनाडा के इलाके ओटावा में पैदा होने वाले एक बच्चे के पास था, जिसकी पैदाइश 21 हफ्ते और 5 दिन के हमल के बाद हुई थी। अब आपको लेकर चलते हैं फ्रांस की तरफ। फ्रांसीसी एक शहरी हैं, उन्होंने हज़ारों फीट की बुलंदी पर उड़ने वाले जो गैस के भरे गुब्बारे होते हैं उस पर खड़े होकर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कराया है। रेमी ओवराड उनका नाम है, रेमी ओवराड। उन्होंने अपने साबिका रिकॉर्ड को तोड़ा है, नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है। 28 साला रेमी ओवराड जो है 3637 मीटर की बुलंदी पर उड़ने वाले गुब्बारे के ऊपर 1.5 घंटे तक खड़े रहे। इससे कबल रेमी ओवराड ने ही 1200 मीटर की बुलंदी पर खड़े होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। तो अब इन्होंने ये अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। ये अनोखा एक रिकॉर्ड है। ये हवा में गुब्बारों पर जो खड़े होकर कमाल किया है इन्होंने जी, ज़बरदस्त। ये देखिए किस कदर खूबसूरत वीडियो है और जो नज़ारा है आसमान का और आसमान से ज़मीन का, क्या कमाल का नज़ारा है, ज़बरदस्त। अगली खबर आपको देते हैं और ये अगली खबर जो है, जब इंसान कारनामे अंजाम देते हैं तो फिर जानवरों में भी एक शौक़ पैदा होता है कि हम भी कोई कारनामा अंजाम दे दें। न्यूयॉर्क में सड़क पर होने वाली एक मैराथन रेस में बत्तख ने भी हिस्सा ले लिया। ये इसकी वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है ये वीडियो और इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक छोटी सी रिंकल नामी बत्तख है, न्यूयॉर्क मैराथन रेस में एथलीट्स के हमरा ये दौड़ लगा रही है। और वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट के जो कैप्शन था उसमें लिखा गया कि रिंकल ने न्यूयॉर्क मैराथन में दौड़ लगाई है और अगले साल उम्मीद यह है कि ये इस साल से भी अच्छा
परफॉर्म करेगी। और बत्तख को सराहने वाले इंसानों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया बत्तख का, और कि भाई आपने जो है वह बड़ा कमाल काम किया, इंसानों का आपने जज्बा बढ़ाया इस मैराथन रेस में हिस्सा लेकर। क्या बात है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो जी ये एक ख़बर जो थी हमने आपको ये भी दे दी, और आखिरी ख़बर जो हम आपको देते हैं वो देते हैं एक तो ये जानवर की हरकत थी जो मैं आपको दिखाई हमने, अजीब सी हरकत थी लेकिन इंटरेस्टिंग हरकत थी। इंसानों की हरकत आप ज़रा देखिए। अमेरिकी रियासत है टेक्सास, उसका शहर है टेम्पल, वहाँ के एक रेस्टोरेंट की वीडियो सामने आई है जिसमें एक खातून ने रेस्टोरेंट में काम करने वाली खातून के मुंह पर सूप डाल दिया। हुआ क्या था, वो खातून ने रेस्टोरेंट से सूप खरीदा, अब सूप इतना गर्म था कि उसकी जो भाप थी उसकी वजह से सूप का जो बर्तन था उसका ढक्कन पिघल गया। अब खातून गुस्से में ये शिकायत लेकर काउंटर पर आई और वही गर्म सूप काउंटर पर खड़ी हुई खातून के मुंह पे डाल दिया। ये देखिए आप, इस तरह की हरकत है यार, ये मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग भाई। अगर ये बात तमीज़ तहजीब से हो जाती तो कितना इसमें क्या प्रॉब्लम था, लेकिन बस यही मसला है ना, गुस्से में इंसान बेकाबू हो जाता है। अपने आप को संभालना, अपने आप को कंट्रोल करना, ये है असल इंसान का इम्तिहान। वो जो गुस्से को पछाड़ दे वो असल में इंसान होता है। मगर ये देखें आप, वो क्या गरम गरम सूप उसने जो है वो उस बेचारी काउंटर पर खड़ी हुई खातून के चेहरे पर फेंक दिया। ये वीडियो देखें, वीडियो देखकर इंसान हिल जाता है कि ये क्या हुआ है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो थी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग खबरें। अब एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे मज़ीद सेगमेंट्स के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आलमी इदारा सेहत ने बर-ए-आज़म यूरोप में कोरोना वायरस के मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र खबरदार किया है कि यूरोप एक मरतबा फिर कोरोना वायरस की वबा का मरकज़ बन रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में फरवरी तक 5 लाख मज़ीद अमवात हो सकती हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना के आगाज़ के बाद से मस्बत केसेस कम तरीन शरह पर आकर 1% से भी नीचे आ गए हैं, मगर इसमें फिर से कुछ इजाफा देखने में नज़र आया है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई तकरीबन कोरोना वायरस से 9 के करीब अमवात हुई हैं, 637 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की इस वक्त की सूरत हाल क्या है, यूरोप में क्या होने जा रहा है, और फिर डेंगू एक मरतबा फिर जो सर उठा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अगर हम कोरोना की बात करें तो सबसे पहले यूरोप की ही बात कर लेते हैं कि क्या वहाँ पर ऐसा मामला हो रहा है कि दोबारा से कोरोना सर उठा रहा है, ये कोई नया वेरिएंट है या सेम वेरिएंट है, हुआ क्या है वहाँ पर? जी ज़्यादा इम्कान इस चीज़ का है कि ये वेरिएशन है वायरस के अंदर, इसलिए कि यही वो ममालिक हैं जहाँ सबसे ज़्यादा वैक्सीन रेट्स भी हैं, यानी कि आधी से ज़्यादा तो तकरीबन सारे यूरोप में पॉपुलेशन हो चुकी है, उनको वैक्सीन लग चुकी है। जिन ममालिक से ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं उनमें तो 70-80-90% अवाम को भी लग चुकी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे अगर केसेस आ रहे हैं तो ये यकीनन आप बड़े काफ़ी एतमाद के साथ ये कह सकते हैं कि ये कोई वायरल वेरिएशन है दोबारा से, डेल्टा से बियॉन्ड। अब ये जो अगर वेरिएशन है जिसको डेल्टा प्लस भी कहा जा रहा है, तो ये किस हद तक ट्रांसमिसिबल है, यानी कितना ये फैलती है तेज़ी से और कितनी शिद्दत से, और वैक्सीन उसके ऊपर कितनी करामद है, वैक्सीन और कौन सी वैक्सीन जी, तो ये तमाम सवालात हैं। अच्छा, इसका हमारे लिए क्या मतलब है पाकिस्तान में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 1% या 1% से के अराउंड हमारा इस वक्त पॉजिटिविटी रेट है, पिछले कई हफ्तों से कह सकते हैं। तो एक तो खैर ये हमें अपने आप को शाबाश देनी चाहिए, कौम को, NCOC को, प्राइम मिनिस्टर को, एवरीबॉडी, एब्सोल्युटली। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दिस, चूँकि ये ग्लोबल पैंडेमिक है, ये किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है, तो अगर वहाँ पे वेरिएशन हो रही है तो ये हमें अपने लिए ख़तरे की घंटी समझना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो अब चूँकि इंटरनेशनल जो ट्रैवल है, जो ट्रेड है, वो भी वापस नॉर्मल हो रहा है, विच मीन्स कि उसी तादाद में लोग वापस भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसको मेरा ख्याल है कि बहुत सीरियसली लेना चाहिए, मेजर्स वही रखने हैं हमें जो हमने रखने चाहिए। और मैं तो हमेशा आपको पता है कि मास्क का बहुत बड़ा हामी हूँ और उसको अपने अभी भी पहनता हूँ और सबको पहनना चाहिए। तो सर हम वहाँ उधर दुबई गए तो वो 2000 दिरहम जुर्माना है, वो कहते हैं मास्क ना पहनोगे तो होना ही ऐसे, और वो पकड़ भी लेते हैं, 2000 दिरहम जुर्माने भी कर लेते हैं। 2000 दिरहम का मतलब कोई लाख रुपए हो गया। जी बिल्कुल। तो अब हमने स्कूल भी खोल लिए हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है स्कूल पे भी हम आज बात करेंगे
तो मेरा ये ख्याल है कि हमें गार्ड्स नीचे नहीं होने देने चाहिए और अपने SOPs उसी तरह कायम रखने चाहिए। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पे बहुत क्लोज़ नज़र रखनी चाहिए और जैसे ही कोई जब जीन मैपिंग हो जाती है नए वेरिएंट की तो पाकिस्तान में फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अच्छा, अब जो वैक्सीनेशन की हमने बात की, हम लोग आधी आबादी को तो हम कर चुके हैं, बच्चों की भी आधी आबादी तकरीबन हो गई है खास उम्र का जी, एक डोज वाली जो है बिल्कुल। अच्छा, अब बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से मैं अपना तजर्बा बताऊं कि मतलब मेरे बेटे को आज सेकंड डोज लगी है और सेकंड डोज लगने के बाद उसको बुखार है, हाथ में दर्द है और वो स्कूल गया, लेकिन फिर वो वापस आ गया। ही कुडेंट लाइक ज़्यादा वहाँ पर ठहर नहीं सका, बुखार उसको ज़रा तेज़ हो रहा था। लेकिन बच्चों की वैक्सीनेशन कितनी सेफ़ है और इस तरह की जो चीज़ें हैं इससे हमें कितना ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत है? जी, बच्चों की जी जो वैक्सीनेशन है ये उतनी ही महफूज है जितनी कि बालग लोगों की वैक्सीन है और ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इसके ऊपर अब स्टडीज़ हो चुकी हैं, हमारे पास डेटा मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं। जहाँ तक बुखार होने का ताल्लुक़ है, अल्लाह आपके बेटे को बहुत जल्द सेहतमंद करे, लेकिन ये जो हफाजती टीके लगते हैं बच्चों को, मीज़ल्स, मम्स, डिप्थेरिया, ये जो सारे लगते हैं, उसमें भी चंद बहुत महदूद तादाद बच्चों की होती है जिनको बुखार भी हो जाता है, जिनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन 1-2 दिन में वो फिर से रिकवर कर लेते हैं। ये बॉडी रिएक्शन होता है टू द न्यू, यानी जो आपके जिसमें चीज़ गई है, वैक्सीन गई है, उसको बॉडी रिएक्ट करती है कई दफ़ा। 100% में नहीं करती, 2%, 1%, 5%, 10 से नीचे। तो इसमें कतन कोई डरने की बात नहीं, कतन हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहली डोज थी उसमें कुछ नहीं हुआ था। इस सेकंड डोज में हुआ, तो इट मींस कि इट डजंट मैटर, समथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, इसमें मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि स्कूल के बच्चों में ख़ास तौर पे, क्योंकि हमने स्कूल खोल दिए हैं, बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल के बच्चों में वैक्सीन बहुत तेज़ी से तमाम स्कूल जाने वाले बच्चों में मुकम्मल की जाए, उनका कोर्स मुकम्मल किया जाए। अच्छा, देखने में ये आ रहा है कि बाज़ वो वालिदैन कि जो ख़ुद भी उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और हेजिटेंट थे, वो अपने बच्चों को भी स्कूल की इंतज़ामिया पे ये दबाव डालते हैं कि हमारे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। ये बड़ा ख़तरनाक रुझान है और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हम तमाम वो लोग कि जो डॉक्टर्स हैं, हमने अपने बच्चों को लगवाई हैं वैक्सीन, बिल्कुल, और कतन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि वो बच्चे अब हम एतमाद के साथ अपने स्कूलों में भेज सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस सिलसिले में अपने लिए नहीं सिर्फ, बल्कि पूरे स्कूल के बच्चों के लिए इस पे ज़रा थोड़ा सोचें और टीचर्स भी पेरेंट्स को समझाएं। और मैंने तो एक बड़ा ही अजीब वाक़या सुना कल परसों कि मेरी एक कज़न है, वो पढ़ाती हैं स्कूल में, तो वो बता रही थी कि बाज़ माँ बाप उनके पास आए और उनको कहा जी कि हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे बच्चों को, और अलबत्ता हम आपको जेली सर्टिफिकेट ला के दे सकते हैं, अच्छा, उनकी वैक्सीन का, तो धड़ल्ले से, हाँ, तो आप उसको उसमें एंटर कर दें। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, ये क्या कैसे मुमकिन है? लेकिन इस तरह की हरकतें भी लोग कर रहे हैं। ये फिर के और फिर हम रोते हैं कि हमारी कौम में हुक्मरान करप्ट हैं। अल्लाह करे जी लोगों को फ़हम दे और फरासत। बिल्कुल। अच्छा, फाइनली आखिरी चीज़, डेंगू हमारे यहाँ दोबारा सर उठा रहा है, उसको हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि पहली दफ़ा आई हो पेंडेमिक? अच्छा, वैसे बात ये है कि पब्लिक हेल्थ एमरजेंसीज जो होती हैं ना, उन पे बेहतरीन वक्त उनके ऊपर काम करने का उस वक्त होता है जब वो एमरजेंसीज नहीं होती। सही है, ठीक है, बिल्कुल। आम हालात में कोई आपको इमरजेंसी नहीं, तो आप वो इक़दामात करते हैं कि अगर इमरजेंसी आ जाए, तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर, तो हमारे यहाँ मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और कोरोना के सिलसिले में भी यही है कि जब वो सर पे आन पड़ती है ना, तो हम भागना शुरू करते हैं। डेंगू के सिलसिले में भी यही है, साल हर साल से हो रहा है, हर दफ़ा होता है जब, तो लोग फिर मच्छरों का तदारक शुरू करते हैं, मच्छरदानियाँ लगाते हैं, दवाइयाँ ख़रीदते हैं, डेंगू भी मरीज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो ख़त्म होता है, हुकूमत भी, लोग भी, सब भूल जाते हैं कि जैसे कभी कोई मसला था ही नहीं। ये बिल्कुल इस बात की गमाजी करता है, ये जो इस वक्त सिचुएशन है। मतलब अगेन मैं समझता हूँ कि ये जो 3-4 साल के बाद एक वेव आती है डेंगू की बड़ी ज़बरदस्त, ये उतनी सख्त वेव अभी भी नहीं है पाकिस्तान में,
लेकिन मैं समझता हूँ जी कि इसकी प्रिवेंशन के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहिए। और मेरी तजवीज़ ये होगी कि जैसे ये डेंगू ख़त्म हो तो तब हम डेंगू के ऊपर कैंपेन शुरू करें। हाँ। और उस वक्त तमाम ऐसी चीज़ों का तदारुक करें कि जिसकी वजह से आने वाले सीज़न में फिर दोबारा ये होगा। अभी फायर फाइटिंग आपने कर ली और उसके बाद आपने जो काम करना है वो करते हैं और ये काम वही होगा। हाँ, NCOC की सपोर्ट करें कि भाई ये आपने ये काम करना है, इस तरह के जिस तरह के जितने भी मामलात हैं वो सारी चीज़ों को आप देखते रहें, मुकम्मल मॉनिटरिंग करते रहें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, ये जो कुछ अल्फाज हैं ये बड़े अहम अल्फाज हैं। वैसे तो 3-4 अल्फाज का मजमूआ है ये, लेकिन ये जो नज़रिया है ये कैसे इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क लेकर आता है, पर्सपेक्टिव जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, वो नज़रिया या पर्सपेक्टिव जो है वो क्या होता है, कैसे आप अपना पर्सपेक्टिव तब्दील करके ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रेस से निकल सकते हैं। और ख़ास तौर पर आजकल की ज़िंदगी जो कि स्ट्रेस से भरपूर है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस है, इंतहा की हद तक स्ट्रेस है, कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उस स्ट्रेस की दलदल से निकला जा सकता है, इस हवाले से हमने बात करनी है। बहुत सारे लोग कल जो मैच देख के भी स्ट्रेस में आए थे, उनको भी हम ज़रा फौरी हल फराहम करते हैं कि भाई स्ट्रेस ना लो। मगर फार्मूला क्या है यह हमें बताएंगे मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच उस्मान गुलजारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैच देखने के बाद भी ठीक? बिल्कुल ठीक जी। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं है ठीक। और ये वक्त मुझे याद है जब मैच खाते थे हम लोग तो 3-3, 4-4 दिन तक कुछ और नहीं कर सकते, नींद नहीं आती थी, परेशानी रहती थी। बिल्कुल, तो ऑटोमेटिकली जो बंदा है वो तो जाएगा स्ट्रेस में। जब हालात होते हैं ऐसे तो परेशान तो होता है। तो ये नहीं कहेंगे कि कोई असर नहीं हुआ, मतलब रोबोट नहीं है, इंसान और रोबोट में फ़र्क ही। खान साहब ने भी तो कहा था ना, इंसान रोबोट, मर्द रोबोट नहीं होता है। इंसान रोबोट नहीं है। सही। बट वही जो आपने बात की ना कि पर्सपेक्टिव जो है। लेकिन स्ट्रेस से निकलने का क्या तरीका है, कोई फार्मूला, कोई ऐसी कोई छू मंतर कुछ? देखिए स्ट्रेस जो है ना ये होना ही होना है, लोगों को होता ही है। अब वो स्ट्रेस है क्या? ज़हनी तनाव जिसको कहते हैं, ठीक है। आपसे मैं कहूँगा ज़रा 2 हाथ यूँ रखेंगे, ठीक है। ये उल्टे हाथ पे समझेंगे ये परेशानी है, ठीक है, ये परेशानी है, ये मुश्किलात है। हाँ। सही है। इसको नीचे लेके जाएं मुश्किलात के बोझ पे, मुश्किलात के बोझ से ये नीचे जाएगा हाथ। और सीधे हाथ पे हमारा जो है ये हमारी सलाहियत है, ये ताकत है। ओके। अच्छा, इस कैफियत को ना इसको कहा जाता है ज़हनी तनाव। ज़हनी तनाव, ज़हनी तनाव, स्ट्रेस, इसका नाम ये है। सही। कि जब आपको लगता है कि डिमांड ज़्यादा है, प्रेशर बहुत है, प्रेशर की वजह से ये पलड़ा जो है वो भारी है, ये पलड़ा भारी है और सलाहियत और ये मेरी एबिलिटीज है। सही है। तो जब इंसान को लगेगा कि ये कैफियत है, तो इसको स्ट्रेस कहा जाएगा। इसको हमने यूं करना है, अभी हमने इसको बैलेंस करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बैलेंस है, ठीक है। अब कैसे होगा? 2 तरीके से, या तो आप इसका पल्ला नीचे करें, बिल्कुल सलाहियत, ये सलाहियतें जो है, या फिर इसका जो बोझ है, बहुत सारा जो बोझ उठाए फिर रहे हैं, उसको अलग करना, कम कर दें। तो 2 तरीके हमारे पास। लेकिन ये बोझ कम करना कोई इतना आसान तो नहीं ना, बोझ की भी तो इतनी इकसाम है। बिल्कुल इतनी, आप देखें ना, जिंदगी बजाते खुद एक बोझ तो है ही, लेकिन फाइनेंशियल बोझ सबसे ज्यादा, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। शादीशुदा आप मुझे ऐसा करें ना कि कोई कम से कम 6-7 गिनवाएं, चलें। वो बोझ जो कि एक आम बंदे को बोझ गिनते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसे भाई मेरी टीम भी मेरी हेल्प करे जरा, बोझ किस किस किस्म का बोझ है। देखें, एक तो फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप जब ऑफिस आते हैं तो ऑफिस में बॉस की झिड़कियां, वर्क प्रेशर, बॉस की झिड़कियां और वर्क प्रेशर 2 अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका ट्रैफिक, बिल्कुल आप ट्रैफिक में जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। कराची वाले तो जानते हैं कि भाई कितना मसला है उनको। अच्छा, फिर घरेलू मसाइल बहुत, बेगम शक करती है, वो गाना भी आया हुआ है आजकल वो, लेकिन शक ना भी करे तो वो एक फैमिली लाइफ, पेट्रोल महंगा हो गया, कल मैच हार गए, महंगाई, ये बिल्कुल मैच, और किसी ने कुछ कह दिया, दूसरों का रवैया, आप जा रहे हैं सीधा सीधा, अगला बंदे का मूड खराब है, उसने कुछ कह दिया आपको तो मूड खराब हो जाता है। तुमने मुझे लाइक क्यों नहीं किया फेसबुक पे, ये भी इस तरह के भी मसाइल होते हैं। ऐसा हो सकता है, ठीक। जो आप तुमने थाना थाया या नहीं थाया, वो भी तो है, फोन करके जो रात में कहते हैं। तो ये अब आपने देखा ना 5-6 स्ट्रेस हो गए, ठीक है। मैं जब ट्रेनिंग होती है ना तो मैं 20 लिखवाता हूँ कम से कम, और मैं दावा करता हूँ ये कि जो आप लिखवाएंगे ना, अब एक खास तरीके से देखा है इसको, इस अंदाज से देखेंगे तो आप इसका हल ढूंढ लेंगे, आपको ये नजर नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका हल देने से पहले, मैच हार गए तो हार गए, अब क्या, मैं चाहूंगा कि आप ये सामने ये मौजूद है, जरा ये आपने मुझे ग्लासेस जो दिए लाकर, एक पेन नजर है इसमें सर, अगर एक वैसे मैंने पहना हुआ है, अगर आप कर सकें तो उतार के मैं ये पहनता हूँ जी, ये डार्क शेड्स जो है वो शायद अच्छे लगे मुझ पर। क्या बात है, ठीक है। आहा, ओए होए, वाह वाह जी वाह। अब आप मुझे देख रहे हैं
ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको तब्दील नजर आया हूँ इस। हाँ बिल्कुल, एक थोड़ा सा डार्क आ गया। ठीक है, अब इसको जरा पहनिए, दूसरे वाले को पहनिएगा। ओके, ये डार्क वाला उतार के अब मैं ये इस पे पीले हैं, ये पीले हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको क्या नजर आ रहा हूँ, दिखाओ ना जरा करीब से तो दिखाओ, मेरा सारा सोलो फ्रेम तो कट करो, देखो मैं लग कैसा रहा हूँ। क्या बात। हाँ ये है। हाँ। अब मैं आपको थोड़ा सा पीला पीला नजर आ रहा हूँ। एवरीथिंग इज येलो, बिल्कुल लाइट्स भी येलो हैं, सब कुछ येलो। अच्छा, अब आप इसी तरह से कोई लाल पहनेंगे तो लाल नजर आएंगे। हाँ सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह परेशानी का चश्मा पहनेंगे तो परेशानी नजर आएंगी, खुशी का चश्मा पहनेंगे तो खुशी नजर आएगी, खुशियां नजर आएंगी। अच्छा, आप देखें तो हालात वही हैं, मैं उसी तरह हूँ, लोग उसी तरह से, मगर आपके चश्मे बदलने से आपको वो थोड़ा सा तब्दील नजर आया। सही है, इंटरेस्टिंग। हाँ, अच्छा, अब वो पर्सपेक्टिव की बात की ना, तो पर्सपेक्टिव यही तो है, वो कहते हैं कि उम्र का नजरिया, नजर से ही तो निकला है ना, नजरिया। नजर के बदलने से बदल जाते हैं नजारे। हाँ, वाह वाह। अच्छा, अब वो कहते हैं कि उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। भाई वाह वाह। अब हमें ये समझना है कि बहुत सारी चीजें जो हमें नजर आ रही हैं, जो हमें तंग कर रही हैं, हम वहां पे नहीं चेंज कर सकते। हमें जो काम करना है वो अपने आप इधर ही काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो वो 6-7 पर्सपेक्टिव आपने बताए, वो प्रॉब्लम जो बताई, जो बोझ हल्के की बात करें ना, अच्छा, तो उसको बोझ हल्का करने का एक बड़ा सुनहरी उसूल जो मैं पिछले 7-8 इधर भी मैंने प्रोग्राम में भी 1-2 दफ़ा बोला है, बट वो हम, और मैं खुद भी जब परेशान होता हूँ ना, तो मुझे होता है कि मैं उस पर नहीं चल रहा। वो परेशानी वो से निकलने का बेहतरीन तरीका क्या है सर? हर चीज़ जो हमारे साथ हो रही है ना, उसको हम 2 दायरों में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे दायरे इख्तियार, और एक को कहेंगे दायरे इख्तियार से बाहर। ओके, आप ये देखेंगे जहां परेशानी आएगी, जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, वो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ज़्यादातर दायरे इख्तियार से बाहर होती हैं। सही, महंगाई हो गई, हमने तो नहीं की। हाँ, अच्छा, अब ये फाइनेंशियल इफेक्ट वो हमें कर रही होती है। अब देखें, किसी से बात हुई ना कि यार महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये 2 लोग बात कर रहे थे, स्टूडेंट और टीचर। स्टूडेंट कहते सर महंगाई बहुत है सर, क्या करें? तो कहते नहीं महंगाई तो है, बट ये मसला नहीं है, मसला ये तुम कम कमाते हो। हाँ, ये भी सही है। सही है, अब पर्सपेक्टिव है ना सर। देखिए, महंगाई का आप कुछ नहीं कर सकते, करना चाहिए मीडिया बैठ के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इंडिविजुअली में नहीं कर सकता। मैं अपने खर्चे तो कम कर सकता हूँ, अपने खर्चे कम कर सकता हूँ, मैं अपने कुछ और जो हैं एरियाज के बारे में किस तरह बढ़ा सकता हूँ, मैं कोई स्किल सीख सकता हूँ, इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। तो समझिएगा कि सैलरी जो है ना, सैलरी या अपनी इनकम जो है वो कंट्रोलेबल है, दायरे इख्तियार के अंदर है। महंगाई दायरे इख्तियार से बाहर है। हम सोच रहे होते हैं दायरे इख्तियार से बाहर की बात। सही है, वेरी गुड। सलाम करना दायरे इख्तियार के अंदर है, सलाम का जवाब ना आना दायरे इख्तियार से बाहर है। हमें परेशानी सलाम करने पे नहीं होती, हमें जवाब ना आने पे होती है। आप ये अगर देख लें, ये उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो ये मेरे दायरे इख्तियार में तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ आती है। अच्छा, अब इसको एक और पर्सपेक्टिव में मैं कहूँ कि सुनहरी उसूल जो है, कहते हैं कि अब ये ऑडियंस हमें देख रही होगी सामने, तो उनके हाथ में ना रिमोट होगा ना। हाँ। अब वो चाहें तो देखना चाहें ना देखना चाहें, उनके हाथ में रिमोट है। हाँ। वो बंद कर दें, चैनल चेंज कर ले, उनके हाथ में। सही है। अच्छा, इसी तरह वैसे हमने ना अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल लोगों ने ना वो सबको दिया होता। कल हसन अली को दे दिया, कल हकीम को दे दिया रिमोट हमने। क्यों? वो बेचारे के हो जाता है भाई, किसी से गलती हो जाती है। हाँ, आपके साथ गलती हो सकती है, मतलब उसका आप बैकअप करना चाहिए। अब ना बड़े लोगों की बोलते थे कि एक बेचारा गिर गया बंदा, उसको और गिराए जा रहे हो यार उसको। तो रिमोट कंट्रोल जो है ना वो अपने हाथ में रखना है। तो जहाँ के भी मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जी आप आज आए, बड़ा अच्छा मूड है, हाँ बिल्कुल अच्छा। अब किसी ऐसे बंदे से मिलते उसका मूड खराब है, वो कुछ कह देता है सर मूड खराब हो जाएगा, क्या तो फिर रिमोट कंट्रोल इसका मतलब है आपने उस शख्स को दिया हुआ है ना, उसने मेरा मूड खराब कर दिया। वो अच्छा कुछ कह रहा है तो मूड अच्छा हो गया। अब आप देख रहे हैं कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। हाँ। तो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना। गुड। और ये तब आएगा जब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, आगाही होगी, कि जिसको कहते हैं कि 100% जिम्मेदारी जो है ना मेरी ज़िंदगी को बेहतर करने की, खुश रहने की। लेकिन हम एक्सटर्नल वैल्यूज को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को बिल्कुल ही आउटराइटली इग्नोर करते हैं। नहीं कर सकते, बहुत नहीं कर सकते। इसी प्रोग्राम में मैंने सुना था, मैं जाली वाले ने बड़ा अच्छा आपके साथ शेयर किया, और यही ट्रेनिंग्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो है ना 4 उसूल हम बताते हैं। एक होता है कि आपने अगर एक्सटर्नल चीज़ है आप नहीं कर सकते हो सब कुछ, तो पहली नंबर पे आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। सही है। ना देखें, मैच से टेंशन हो रही है, देखो ही ना। तो सही है, बंदे से आपको मसला है ना। हाँ, अगर कर सकते हो अवॉइड कर लो। सही है। लोगों को जॉब से बड़े बंदा तंग है सर, तो मैं कहता हूँ जॉब छोड़ दो। वो बंदा कहता है कैसे छोड़ दो, मजबूरी है सर। कैसी बात है? कहते तो अगर मजबूरी है, तुम्हारी डूबती हुई किश्ती किसी ने बचाया हुआ है, तो फिर तो शुक्र अदा करो, एंजॉय करो उसको भाई। अगर नहीं बदल सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लो। दूसरा है एक्सेप्ट कर लो। पहला है छोड़ दो, सही अवॉइड करो। दूसरा है एक्सेप्ट कर लो, मान लो। कराची में सर मेरे पिछले 2 महीने से कराची में ट्रेनिंग चल रही है, और मैं जाता हूँ, यकीन माने अल्लाह गवाह है कि मुझे ट्रैफिक कराची का तंग नहीं करता। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, ये नहीं कह रहा मैं कि ट्रैफिक को देखते मैं जंबे माना हो जाता हूँ, हाँ आज 1 घंटे आज तो मजा आ गया ट्रैफिक है भाई। ऐसा नहीं है, जरा इंसान है भाई, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखिए,
क्योंकि ट्रैफिक अब यहाँ पे सर ब्लू एरिया से आप निकलें तो आपको काफ़ी गाड़ियाँ नज़र आएंगी 5 साढ़े 5 बजे मुश्किल होती है। तो जब मैं 3 करोड़ की आबादी पे जा रहा हूँ तो मुझे क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रोडें खाली होंगी? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना कोई आप वजीर आजम लगे हुए हैं ठीक है। तो जो चीज़ मैं बदल नहीं सकता उसको मान लूँ ना, सही है, ठीक है। तो उसको नहीं चेंज कर सकता। मैं कर सकता हूँ तो मैं आधा घंटा पहले निकलता हूँ। अब मैं वर्कशॉप पे पहुँचता हूँ, 25 मेरे सेशन हुए पिछले 2-3 महीने में, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना चाहे कहीं से पहुँच रहा हूँ, वहाँ पे मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं दी गई मुझे, मैं अपने तौर से कहीं करता हूँ, आधा घंटा पहले पहुँच निकल जाता हूँ। टाइम मैनेजमेंट किया, टाइम मैनेजमेंट, अब टाइम मैनेजमेंट इख्तियार के अंदर है बिल्कुल, पर ट्रैफिक इख्तियार से बाहर है। अब आप जब निकलेंगी 10 मिनट से पहले तो ट्रैफिक को ब्लेम देंगे हम तो वो, मैं बस निकल गया हूँ, मैं हूँ शारा फैसल पे हूँ, मैं आप बता बाथरूम में होता है अपने, मैं तो शारा फैसल पे हूँ यार, तो तुम भी तो लेट हो ना यार। तो हमने कहा अवॉइड करें, एक्सेप्ट करें, तीसरा अपने आप को ढालें, जो हमने ट्रैफिक की बात की ढालें, ठीक है, लोगों के साथ बात करें, अपने आप को ढालें। और चौथा है बदलने की कोशिश करें अगर कर सकते हैं तो, ऑल्टर जिसको कहते हैं ना, बदलने की कोशिश, इफ यू कैन डू या एटलीस्ट यू शुड ट्राई। ठीक है, मैं आपके साथ काम करता हूँ, आपको मेरा तरीका अच्छा नहीं लगता, अब आप, मैं नहीं कह रहा बर्दाश्त करो, आप बात करो, उस्मान यार क्या बार बार या लड़ो कुछ करो भाई, बदलने की कोशिश करो। अब बदलना भी 2 तरीके से होता है, या तो लड़के करो या प्यार से मोहब्बत से ना, वो फिर उसमें कहानी है पूरी, इन्फ्लुएंस करना क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट है जनाब के। बट वो जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग में मैं कह चुका हूँ एक दफ़ा कि भाई जो अपना ज़िंदगी का बना लें के उसूल बना लें कि बस री नहीं करनी, रे नहीं जो होता है ना, री करने से जो है आप अपने आप को मज़ीद नुकसान पहुंचा रहे हो, ये कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जी आप जो बात कर रहे थे देखिए, इसी के हवाले से एक बात कहूँगा कि हमें ये देखना है कि इंसान वो हम अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, हिमानों और इंसानों में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। अच्छा वो क्या? ठीक है, देखिए सांप अगर एक बंदे को काट लेता है, डस लेता है, ठीक है, बंदा मर जाता है। सांप के लिए दोज़ख जन्नत का कॉन्सेप्ट नहीं है। हैरत की बात है ना, क्यों नहीं है? इंसान 10 रुपए मार ले तो उसके लिए, वो अक्ल है ना सांप में, तो उसका काम यही है भाई, यही चीज़ है, उसको शऊर, डिसीजन मेकिंग पावर दी है, डिसीजन पावर, ये इख्तियार नहीं दिया हुआ, सही है ना। अच्छा, अब इंसान को जो इख्तियार दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इख्तियार होता है कि मैं हालात की वजह से, इंसान के क्या है, उसको हालात है तो वो उसी तरह करता है जो उसके हालात कह रहे होते हैं। पर इंसान के पास एक ताकत ये होती है कि वो हालात जो मर्जी होते हैं, वो इख्तियार की मदद से वो उन हालात में रिस्पॉन्ड कर सकता है। मतलब वो अपना जो इख्तियार है वो उसको चूज़ कर सकता है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा चीख रहा है मुझ पे तो मैंने भी चीखना ही है। फितरती अमल, हैवानों का अमल यही हो कि वो चीखेगा, वो लड़ेगा, ठीक है। बट वो जो कहते हैं ना कि रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें, तो पर वो तब होगा जब मैं रिमोट कंट्रोल समझूंगा कि ये उसके पास नहीं है, ये मेरे पास। हालात ख़राब थे तो मैंने चोरी कर ली या कत्ल कर दिया या गुनाह कर लिया या जुर्म कर लिया। हालात ख़राब, हालात पर ब्लेम ना डालें। अल्लाह ताला ने आपको वो पावर, वो कंट्रोल दी हुई है। अवैस भाई, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जब मेरी, क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में कराता हूँ, तो कहते हैं सर आपको क्या पता है जब मूड ख़राब होता है बॉस कभी ये कह देता है, वो कर देता है, ठीक है। मैं कहता हूँ अच्छा तुम एक बात कहो कि वही हालात है, तुम्हें 50,000 रुपए का इनाम है 1 महीने के अंदर, जब तुम्हें डांटा जाएगा तुमने उसमें ना अंदर से खुश होना है। कर सकते हो समझ रहे हैं? सही है। तो इसका मतलब है कि कंट्रोल मेरे पास है। अच्छा बात है 50,000 रुपए कोई नहीं देगा आपको, तो आप अपनी खुशी के लिए खुद नहीं कर सकते। बिल्कुल समझ आने वाली बात है, सही है। सो जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये अंदाज़ा है कि ये आम नहीं है, ये फितरती नहीं है, ये आपको जो है ना वो जो उसको कहते हैं ना पर्पसली करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा इस सूरत में, लेकिन इसमें वक्त लगेगा ना। वक्त जरूरी नहीं। देखिए पर्सपेक्टिव कहते हैं, मेरे नज़दीक से वक्त जो है ना वो ज़िंदगी जो है ना वो आपके वक्त से नहीं बदलती, वो आपके आगाही से बदलती है। अब जैसे कल मैच, मैं बहुत शौकीन मैच देखता, जब मैच हारा तो 2 लम्हे के लिए तो हुआ इफेक्ट ना, इंसान है तो होता है बिल्कुल। और उसके बाद फिर अगेन आई वाज रिपीटिंग, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में यार, मैंने अपना रिमोट कंट्रोल इनको नहीं देना यार अपना, ठीक है। और घर जाके जनाब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, फिर अपने आप को कहीं और वो करें, ठीक है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मैच जो है वो टीवी तोड़ देते हैं, या ये कि आप जो है वो सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर देते हैं, फैमिली पर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं, तो ये तो मामला। आप ये देखिए ना, तमाम चीज़ें जो हो रही हैं माशरे में, जो कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, कत्ल होते हैं, सब चीज़ें, वो क्या होता है, उसने ये कहा था, वो जवाब होता है लोगों के पास, बिल्कुल ठीक है। तो अब वो क्या ना, क़यामत वाले दिन ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे साथ क्या हो, पर तुमने क्या किया। जी, हसन अली ने कैच छोड़ दिया तो तुम्हारे बेटे का क्या कसूर है, उसको क्यों तुमने जो है वो उल्टे हाथ की लगा दी। ये है सवाल, जबरदस्त। तो ये है पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव को तब्दील करने का तरीका जी हमने समझ लिया उस्मान गुलजारी साहब से। सर बहुत शुक्रिया। ये ऐनकें जो है ये मेरी हुई, मैं ताकि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में मैं देखता रहूँगा, समझता रहूँगा, ये वापस ना लेके जाएँ आप। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ज़ेर एहतमाम 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ या COP26 का आज आखिरी रोज़ है। इस आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 197 ममालिक के रहनुमाओं के साथ साथ पाकिस्तानी मंदूब भी शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, पाकिस्तान की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही और जो माहौलियाती चैलेंजेस हैं उनका कैसे सद्देबाब किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस में, इस पर क्या बात हुई, इस हवाले से हम बात करते हैं। मरियम शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मरियम साहिबा, ये इतने सारे ममालिक के लोग बैठ गए, बातें कर ली इन्होंने, और मैं ख़बरें देख रहा था बहुत सारे लोग बड़ा एतराज़ भी कर रहे हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं। ओबामा की भी वही तकरीर थी कि जी यहाँ पर जो है वो बातें हो रही हैं, एक्शन कम होता है, बातें ज़्यादा होती हैं। तो ये था क्या और इसमें क्या ऐसी चीज़ें की गई हैं कि अब आने वाले दिनों में हम कोई बेहतरी देख सकेंगे माहौल के हवाले से? जी, इसमें वैसे ऐसा ही है कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गई थी, कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, तो इस साल जो है वो शुक्र है होगी। होता ये कि 197 कंट्रीज़ आते हैं, उन्हें अपना 5 ईयर प्लान देना होता है और NDCs जिन्हें हम कहते हैं नेशनल डिटरमिन कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसमें जो 197 कंट्रीज़ हैं वो अपना अपना प्लान देते हैं कि अच्छा वो इतने टाइम पीरियड तक कितनी कार्बन एमिशंस कम करेंगे। कार्बन एमिशंस फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होती हैं जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग कॉज देती हैं, तो वो कम करने के अपने टारगेट्स बताते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजरली यही होता है कि हमने 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर को लिमिट करना है। पहले तो ये डिस्कशन थी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है 1.5 से 1.8 डिग्री तक डिस्कशन चली है कि 1.8 डिग्री को हमने कैसे लिमिट करना है। 1.5 के तो आप भूल जाएं, क्योंकि जिस तरह से एमिशंस इसके लिए हर मुल्क जो है वो अपने तौर पर मेजर्स लेगा। बिल्कुल प्लेजेस तो यही की गई हैं, लेकिन आप देखें कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, जब लास्ट मिनट आया है कल की अपडेट अगर मैं आपको बताऊं, उसमें चाइना और इंडिया ने कहा है कि जो टाइमलाइन बाकी दुनिया फॉलो कर रही है हमें वो क्यों दे रहे हैं, हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं। हालांकि वो कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा ग्लोबल एमिशंस में करते हैं। कार्बन एमिशंस उनकी देखें तो सबसे पहले चाइना की हैं, उसके बाद इंडिया की हैं, उसके बाद US की हैं। तो आप ये दो कंट्रीज ये वो कहते हैं कि हम तो 2030 तक मैं ना मानो, हम तो 2030 तक नहीं एमिशंस कम करेंगे। उनने इंडिया ने 2070 तक कहा है कि हम कम करेंगे और चाइना ने कहा है कि हम 2060 तक हम कम करेंगे। तो आप देखें कि 50 साल अगर मजीद हमने वेट करना है, जो कि हम 5 साल भी नहीं कर सकते, 50 साल तक अगर हमने मजीद वेट करना है तो हम तो कहीं भी नहीं जाने वाले। इसका मतलब हम तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं और तबाह होने वाले हैं। आप देखें अराउंड द वर्ल्ड, आप देखें बेल्जियम और जर्मनी में फ्लडिंग हाई, कैनेडियन ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। कौन से किसी मुल्क के सदर थे, मैंने उनको देखा, उनकी तकरीर, उन्होंने वो पानी में खड़े होकर तकरीर की है कि जी ये हमारा आइलैंड है जो ये डूब रहा है। दैट्स राइट, तो ये इस तरह के मामले आइलैंड्स डूब रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज आपका हो रहा है, बारिशें आपकी फ्लडिंग हो रही है, आपकी जो ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से फ्लडिंग हो रही है, हीट वेव्स आपकी आ रही है, US में इवन हीट वेव्स आई हैं। तो कंट्रीज ने अपना जो है वो बेसिकली प्लान दिया है कि वो किस तरह से अपने कार्बन एमिशंस को कम करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स प्लेजेस काफी सारे कंट्रीज हैं, तकरीबन 40 ममालिक ऐसे हैं जिन्हें प्लेजेस साइन की हैं कि हम करेंगे। पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने क्या कहा? पाकिस्तान ने बिल्कुल कहा कि हम 2030 तक 60% रिन्यूएबल पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होंगे। उसके अलावा 2030 तक बिल्कुल फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल पर 60%, 100% नहीं, उन्होंने कहा 60% हम करेंगे। और आप देखें कि एक प्रोग्रेस अगर मैं आपको बताऊं कि COP से पहले की एक प्रोग्रेस देखें तो साहिवाल कोल पावर प्लांट पे CPEC के अंडर कैप लगाया गया है, मजीद उस पर फॉसिल पर काम नहीं होगा, उसको बंद कराया गया है। और मजीद CPEC के अंडर जितने प्रोजेक्ट होंगे, ग्रीनिंग की बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स पाकिस्तान नहीं यूज़ करेगा, जो कि बहुत खुशाइन बात है बाय द वे। और आई एम स्केप्टिकल, लेकिन चले ठीक है, अच्छी बात है भाई, कर लें तो 9 साल में हो सकता है। तो अच्छा इसमें चैलेंज ये है कि आप देखें कि अगर पाकिस्तान ने कमिट किया है कि 60% रिन्यूएबल पर ट्रांजिशन उसकी होगी, क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करेगा, तो आप एस्टिमेट देखें जो पाकिस्तान के NDCs हैं उसमें वो कहते हैं कि $101 बिलियन हमें 2030 तक चाहिए शिफ्ट होने के लिए। आप देखें ना कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है, बिल्कुल आप देखें, ये सिर्फ मैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रही हूं, तो बाकी और भी चीज़ों में चाहिए होती है। तो ये ट्रांजिशन के लिए सिर्फ 2030 तक 101 बिलियन रुपीज़ हमें चाहिए, जो कि रिच नेशंस ने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 2015 में कहा था कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे। डेवलपिंग कंट्रीज में पाकिस्तान भी है, लेकिन वो अभी तक आप देखेंगे 2015 से 2021 आ गया, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोताही है या वहां से देने वालों की तरफ से कोताही है? देने वालों की तरफ से कोताही है, पाकिस्तान की तरफ से कोताही नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान की तरफ से इस COP में कोताही मुझे ये नजर आई कि आप देखेंगे वहाँ पे बहुत ही ब्रेक थ्रू डील साउथ अफ्रीका ने की 3-4 ममालिक के साथ मिलकर कि वो अपने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को कम करेंगे और क्लीन एनर्जी की ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे। और साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा कोल यूज़ करता है। अब वहाँ पे जब ये डील इस तरह की साइन हो रही थी, और कोई साउथ अफ्रीका भी कोई बहुत डेवलप मुल्क नहीं है, तो
पाकिस्तान जैसे ममालिक वहाँ पे क्या कर रहे थे जो नेगोशिएटर वहाँ पे गए हैं, वो क्यों नहीं इस तरह की चीज़ नेगोशिएट कर रहे थे। ऑल दो यूके ने जो है वो आपको 55 मिलियन डॉलर जो है वो कहा है कि वो देंगे, लेकिन वो क्लाइमेट इनोवेशन या नेचर बेस्ड सोल्यूशन या इस तरह की चीज़ों के लिए दिया है उन्हें, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। दैट इज़ नॉट ना 1 बिलियन आप कहाँ से लाएंगे। तो आई डाउट कि हम इस तरह का टारगेट भी जैसा कि 9 साल में तो मैं तो खैर मुश्किल है। देखिए हमारी 1000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जिसके ऊपर विंड का बड़ा जो है वो पोटेंशियल और कहा जाता है 50,000 मेगावाट प्रोड्यूस हो सकता है। हमने वहाँ पर जितना 500,000 जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से उसको अभी तक हम नेशनल ग्रिड में ही नहीं ला सके। तो हम तो बस मतलब बातें करने में हम अब ये देखें ना कि कुछ नेशनल लेवल पे भी फाइनेंस का मसला तो है ही, लेकिन डेवलप कंट्रीज के तरह तो कैपेसिटी का मसला नहीं है। कैपेसिटी आप देखें कि यूके जैसा कंट्री जो है, कनाडा जैसे ममालिक जो है ये रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट जब हुए हैं, जर्मनी काफ़ी रिन्यूएबल पर शिफ्ट हुआ है, ऑल दो जर्मनी के एमिशन पे भी काफ़ी ज़्यादा है। ये ऐसे ममालिक हैं जिनसे, और GIZ के थ्रू आप बिल्कुल, ये जर्मन एक इदारा है जो कि कॉप में भी डिस्कस हुआ कि वो इसके थ्रू जो है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ करेंगे। और आप देखिए कि COP26 पे ही GIZ जो जर्मन एक इदारा है और पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर उन्हें लॉन्च किया है पाक जर्मन क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी फोरम, जिस पे मिल के जो है वो दोनों कंट्रीज जो है वो काम कर रहे होंगे रिन्यूएबल के ऊपर। तो मेरा ख्याल है इस अपॉर्चुनिटी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहिए और इस पर बिल्ड ऑन करना चाहिए कि किस तरह से हम इनसे ये फ़ायदा उठा सकते हैं। जर्मनी से, यूके से भी उनने अगर फंड आपको ये दिया है कि क्लाइमेट इनोवेशन करें या रेजिलियंस पे काम करें या इस तरह की चीज़ों पे आप काम करें, नेचर बेस्ड सोल्यूशन पे, तो आप फिर यूके से भी, चूंकि वो होस्ट है इस साल का, आप उससे हमारे जो मेजर्स हैं जिसके अंदर ये जो हम बिलियन ट्री सुनामी वगैरह की बात कर रहे हैं, इनकी कितनी पजीराई हुई है, कितने इफेक्टिव दुनिया के सामने आए? ये बिल्कुल ग्लोबली जो है वो पाकिस्तान जो है वो, ये पाकिस्तान का बहुत प्लस पॉइंट है कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन की जब बात आती है या ग्रीन बॉन्ड्स की बात आती है तो पाकिस्तान इज़ द वेरी फर्स्ट कंट्री जिसने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन पर काम किया है। एंड आई होप कि ये जब तक ये गवर्नमेंट रहती है तब तक जो है ये अपना टारगेट 10 बिलियन ट्री का पूरा कर लें। अभी इतनी तेज़ी के साथ प्लांटेशन नहीं हुई है, अगर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जितनी KP में जब ये गवर्नमेंट थी तो इन्होंने की थी 1 बिलियन ट्री सुनामी जब इन्होंने लगाया था तो उसका टारगेट अचीव किया था। तो आई होप कि उसी को ये रेप्लिकेट करके इसको करें। लेकिन थोड़े से चैलेंजेस अवैस मुझे ये नज़र आते हैं कि नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट कुछ और एफर्ट्स कर रही होती है, प्रोविंशियल लेवल पर कुछ और तरह की चाह रही होती है। हम नेशनल लेवल पर प्लांटेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इन सब की चीज़ें चाह रही होती हैं, लेकिन चूंकि 18th अमेंडमेंट के बाद इन्वायरमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, 18 अमेंडमेंट के फायदे हैं बहुत सारे, ये फायदे हैं, लेकिन 3 सूबों में तो PTI की ही गवर्नमेंट है, 3 सूबों में तो PTI की गवर्नमेंट है, उनको तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट 3 सूबों में। तो आप पंजाब जैसे इलाके जिसमें स्मॉग का बहुत इशू, कि हम अपनी प्रायोरिटीज को कैसे सीधा करते हैं और कैसे उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये जरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देखना पड़ेगा कि वो हाउसिंग स्कीम्स जो अप्रूव किए जा रहे हैं वो ना करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दरख्तों की कटिंग होती है और जो डिफॉरेस्टेशन रेट जो है वो पूरे मुल्क में बढ़ रहा है आपका, और जो कि साउथ एशिया में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन रेट है, वो हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस गवर्नमेंट को सिर्फ ब्लेम करूंगी, क्योंकि उससे पहले भी टिम्बर माफिया आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, कुछ माफिया इतने स्ट्रॉन्ग, क्रशिंग माफिया आपका इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप माफिया से ही तो मुकाबला है जी। जब कोई काम करना शुरू करता है तो माफिया सामने खड़े होते हैं और माफिया जो है वो रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर रहे होते हैं कि कोई काम ना कर सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मरियम, आपका वक्त दिया आपने। तो बातों से ज़्यादा काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और अगर हमने अपनी क्लाइमेट के बारे में नहीं सोचा और नहीं काम करना शुरू किया तो आने वाले चंद सालों में ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। इसी बात पर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।